नमस्कार दोस्तों, एपिकल एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। साथियों, एग्रीकल्चर के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज़ में आज हम लोग पार्ट 5 यानी कि जो 5वां पार्ट है उसके क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और आज के हमारे जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो प्लांट साइंस से रिलेटेड है। तो जो भी छात्र यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें जो प्लांट साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं, ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने शामिल किए हैं। आइए हम बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सोरगम एंड कॉटन क्रॉप्स आर। सोरगम यानी कि ज्वार और कॉटन यानी कि कपास, ये जो फसलें होती है ये किस प्रकार की फसलें हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप यानी कि परपरागित फसलें, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप यानी कि स्वपरागण वाली फसलें, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप या बहुधा परपरागण वाली फसलें, या ऑल ऑफ दीज। साथियों, यहाँ पर ज्वार और कपास की बात की गई कि इनमें किस प्रकार का परागण होता है, किस टाइप का पॉलिनेशन होता है। और यहाँ पर हमारा आंसर आएगा कि ये जो दोनों फसलें हैं ये ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड या बहुधा पर परागण वाली फसलें हैं। और यहाँ पर कपास और ज्वार के अलावा अरहर की हम बात करें, रेड ग्राम या पिजन पी की हम बात कर ले, या फिर सिसेम यानी कि तिल की बात करें, या फिर ओकरा यानी कि जो भिंडी होती है, या चिली मिर्ची की हम बात करें, या ब्रिंजल यानी कि बैंगन, ये सारी जो फसलें हैं ये ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड होती है। तो यहाँ पर बहुधा परपरागण वाली फसलें जितनी भी है आपको याद होना चाहिए। तो ज्वार और कपास के अलावा अरहर के बाद हम बात करें मिर्ची, बैंगन, तिल और ओकरा यानी कि भिंडी जो है ये सब बहुधा परपरागण वाली फसलें होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारा। मोनोसोमिक हैज़ यानी कि जो मोनोसोमिक होता है उसको हम और क्या कह सकते हैं। और मोनोसोमिक की जो कंडीशन है उसमें 2n-1, 2n+1, 2n-2 और 2n+2 है। साथियों, पॉलीप्लॉइडी के अंदर जब हम बात करते हैं एन यूप्लॉइडी यानी कि असुगुणिता, तो ये एन यूप्लॉइडी या असुगुणिता की अलग अलग अवस्थाएं दे रखी है, जहाँ पर 2n-1 जिसको मोनोसोमिक कहा जाता है। तो यहाँ पर जो पहली वाली जो कंडीशन है ये मोनोसोमिक कहलाएगी, जिसमें 2n-1 है। 2n+1 को हम लोग ट्राइसोमिक कहते हैं। तो 2n+1 ये जो कंडीशन है ये ट्राइसोमिक कहलाती है। 2n-2 इसको हम लोग नलीसोमिक कंडीशन कहते हैं। और यहाँ पर 2n+2 ये टेट्रासोमिक कंडीशन कहलाती है। आपकी एग्जाम में बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और यहाँ पर मैं इनके आंसर भी लिख देता हूँ कि ये 2n-1 इसको तो हम लोग मोनोसोमिक कह रहे हैं, 2n+1 को ट्राइसोमिक कहा जाता है, ट्राइसोमिक कंडीशन कहलाती है ये। और 2n-2 इसको नलीसोमिक कहा जाता है, ये नलीसोमिक कहलाता है। और 2n+2 इसको टेट्रासोमिक कहा जाता है। और आपकी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जहाँ पर क्रोमोसोम की कमी होती है, देखिए यहाँ हम बात करें ए और सी वाले ऑप्शन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्रोमोसोम की कमी हुई है ना। जब क्रोमोसोम की कमी होती है उसको हाइपोप्लॉइडी कहा जाता है। हाइपो यानी कि कमी हो जाना, डिफिशियंसी हो जाना। तो यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या में कमी हो रही है तो इसको हाइपोप्लॉइडी कहेंगे। जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए बी और डी वाली कंडीशन में तो क्रोमोसोम की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसको हाइपरप्लॉइडी कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जब संख्या में वृद्धि होती है, क्रोमोसोम जो नंबर है अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं तो वो हाइपरप्लॉइडी कहलाएंगे। और जब क्रोमोसोम की संख्या में कमी आ जाती है उसको हाइपोप्लॉइडी कहा जाता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, यदि 2n-1 यदि कंडीशन होती उसको हम लोग डबल मोनोसोमिक कहते हैं। जैसे कि 2n-1 को हम लोगों ने मोनोसोमिक कहा है, यहाँ पर 2n-1 है उसको हम लोग डबल मोनोसोमिक कहते हैं। और ठीक इसी प्रकार से यदि यहाँ पर 2n+1 होता है ना, इसको हम लोग डबल ट्राइसोमिक कहते हैं। जिस प्रकार से 2n+1 को हमने ट्राइसोमिक कहा है, 2n+1 है, इसको हम लोग डबल ट्राइसोमिक कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्रोमोसोम के अंदर संख्या में जो परिवर्तन होता है ये कई बार आपकी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको यहाँ पर जो टेक्निकल टर्म जो है ये याद करना पड़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसकी हम बात करें। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड मोर O2 फॉर देयर ऑक्सीडेशन। निम्न में से कौन से पदार्थ के
ऑक्सीकरण के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? और यहाँ पर ऑप्शन में है मैलिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट और ऑल ऑफ दीज। साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये RQ वैल्यू से संबंधित हमारा क्वेश्चन है। RQ जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी क्वोशेंट या श्वसन गुणांक कहते हैं। और RQ की हम बात करें तो RQ की वैल्यू किस प्रकार से निकाली जाती है? RQ निकालने का जो हमारा फार्मूला है वो है CO2/O2। क्या हुआ मतलब यहाँ पर कितनी CO2 रिलीज की जा रही है और कितनी O2 अपटेक की जा रही है। श्वसन गुणांक में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण के लिए कितने ऑक्सीजन का प्रयोग हुआ है और कितनी CO2 वहां पर रिलीज की गई है, मुक्त की गई है, उसके बेसिस पे RQ का मान निकाला जाता है। यहां हम देखें मैलिक एसिड का RQ मान 1 से ज़्यादा आता है ना, 1.33 यानी कि इकाई से ज़्यादा आता है। तो मैलिक एसिड का RQ मान 1 से अधिक आता है, मोर देन 1। कार्बोहाइड्रेट का जो RQ मान होता है वो 1 आता है। वसा का जो मान है वो 1 से कम आता है, लेस देन 1 या 1 से कम। अब यहाँ पर हमें यह समझने की आवश्यकता है कि RQ का मान, श्वसन गुणांक का मान 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है? श्वसन गुणांक का मान 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब यह है कि मुक्त होने वाली जो CO2 है वो कम है और प्रयुक्त होने वाली जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखें, यदि मुक्त होने वाली जो CO2 है, मान लीजिए उसके 4 अणु है और प्रयुक्त होने वाली जो ऑक्सीजन है उसके 6 अणु है। अब यहाँ पर देख लीजिए, रिलीज होने वाली CO2 कितनी है? 4, और अपटेक होने वाली जो ऑक्सीजन है वो कितनी है? 6 है। अब हम लोग यहाँ पर अगर 4 में 6 का भाग लगाते हैं तो हमारा जो मान आएगा वो 1 से कम आता है, ठीक है। और अगर 4 में 6 का हम भाग लगा रहे हैं, वैल्यू हमारी 1 से कम आ रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि O2 जो रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा है और CO2 जो रिलीज हो रही है वो कम है। और ऐसी कंडीशन में हमेशा RQ का मान 1 से कम आता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए कि कौन से पदार्थ को उसके ऑक्सीकरण के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों यहाँ पर सबस्ट्रेट की हम बात करें तो हम कहेंगे जो फैट होता है, वसा, उसके ऑक्सीकरण के लिए अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये जो क्वेश्चन है RQ या श्वसन गुणांक का क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पर RQ की मैं अगर अलग अलग वैल्यू की बात करूँ तो आपको कुछ वैल्यू जो है वो श्वसन गुणांक की पता होना चाहिए। जैसे कि मैलिक एसिड की हम बात करें, हमेशा 1 से ज़्यादा आता है, तो 1 से अधिक यदि वैल्यू आ रही है तो आप समझ लीजिए कि वो कोई कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। मैलिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड की हम बात करें, उनका मान हमेशा 1 से ज़्यादा आता है। कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की हम बात करें, यहाँ पर RQ का मान हमेशा 1 आता है। RQ का मान 1 आना मतलब क्या? ये क्या दर्शाता है कि जितनी CO2 रिलीज की जा रही है उतनी ही O2 यहाँ पर अपटेक की जा रही है, प्रयोग की जा रही है। जैसे कि अगर CO2 जो रिलीज हुई है उसकी वैल्यू भी 6 है और O2 जो प्रयोग की गई है उसकी वैल्यू भी 6 है, तो यहाँ पर 6/6 यानी RQ का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो RQ का मान 1 क्या शो करता है? जब प्रयोग में होने वाली ऑक्सीजन और मुक्त होने वाली CO2 दोनों की जो अणुओं की जो संख्या है वो अगर बराबर है तो RQ का मान 1 आता है। और वसा की बात करें या फिर प्रोटीन की बात करें, वसा और प्रोटीन इन दोनों ही कंडीशन में RQ का मान 1 से कम आता है। और श्वसन गुणांक का मान, RQ का मान 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर अधिक मात्रा में ऑक्सीजन के अणुओं की आवश्यकता होती है ऑक्सीकरण करने के लिए। तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर बनेगा हमारा फैट या फिर जो प्रोटीन है उसके लिए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ें और हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, एंथर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है यहाँ पर। जब पराग कणों का स्थानांतरण पराग कोश से वर्तिकाग्र पर होता है जो कि अन्य पौधे के पुष्प पर पाई जाती है, तब इस प्रकार के परागण को क्या कहा जाता है? पराग कणों का स्थानांतरण, द मूवमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स, द मूवमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर
टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट। प्लांट भी डिफरेंट है, फ्लावर भी डिफरेंट है, और एक पौधे के जो परागकण है वो किसी दूसरे पौधे के पुष्प के ऊपर गए हैं, तब इस प्रकार की कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर हमारा ऑप्शन है जीटोनोगेमी, ऑटोगेमी और जेनोगेमी। साथियों यहाँ हमारा आंसर आएगा जेनोगेमी। अब यहाँ पर इसकी जो तीनों कंडीशन है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट वाली कंडीशन की हम बात करें, इस कंडीशन में हम देखें तो ये फ्लावर है, और इस फ्लावर की हम बात करें तो यहाँ पर ये फीमेल पार्ट और ये वाला मान लीजिए मेल पार्ट है। अब एक ही फ्लावर के अंदर मेल फीमेल दोनों है, मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों एक ही पुष्प के अंदर है, और यदि यहाँ के परागकण यहीं पर वर्तिकाग्र पर, यानी कि इसी पुष्प के परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं, पोलन ग्रेन्स ऑफ द सेम फ्लावर रीच टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर चले जाते तो उसको ऑटोगेमी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कंडीशन कहलाती है ऑटोगेमी, नंबर 1। नंबर 2 हम बात करें कि एक प्लांट के दो अलग अलग ये फ्लावर हैं, और उसमें यहाँ पर ये स्टिग्मा है और यहाँ पर ये पोलन ग्रेन है। अब ऐसी कंडीशन में यदि यहाँ से कुछ पोलन ग्रेन्स यहाँ चले जाते हैं, इट मीन्स फ्लावर डिफरेंट लेकिन प्लांट सेम है, पोलन ग्रेन्स ऑफ द फ्लावर रीच टू द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, पौधा वही है पुष्प अलग है, तो एक ही पौधे के दो अलग अलग फूलों के बीच में जब परागण की क्रिया होती है, पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, तो उसको हम लोग जीटोनोगेमी ये कहते हैं। आनुवांशिक रूप से ये स्वपरागण ही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो है वो एक ही प्लांट के अंदर है। लेकिन तीसरी जो कंडीशन है दोस्तों, उसकी हम बात करें थर्ड कंडीशन की, तो वहाँ देखा जाए तो एक प्लांट है ए, एक दूसरा प्लांट है बी, और अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि प्लांट ए जो है इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं, इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो प्लांट बी के स्टिग्मा पर चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे क्या हुआ है, पोलन ग्रेन्स यानी कि परागकण जो एक पौधे के पुष्प के हैं वो दूसरे पौधे के पुष्प के वहाँ चले जाते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन्स ऑफ द वन फ्लावर रीच टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट। पौधे भी अलग अलग हैं और पुष्प भी अलग अलग हैं। जब दो अलग अलग पौधों के पुष्पों के बीच में परागण की क्रिया होती है, क्या कहा मैंने, दो अलग अलग पौधों के पुष्पों के बीच में परागण की क्रिया होती है, तब उसको जेनोगेमी कहा जाता है। तो यहाँ हमारी जो थर्ड कंडीशन है वो लागू होती है, तो यहाँ हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा जेनोगेमी। और एक बार पुनः मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ऑटोगेमी की हम बात करें तो ऑटोगेमी क्या होता है, ऑटोगेमी का मतलब होता है कि एक ही प्लांट के अंदर, हम इस प्लांट की बात करें, एक ही प्लांट के अंदर एक ही फ्लावर के अंदर दोनों मेल फीमेल जो है दोनों प्रेजेंट है, और एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर चले जाते हैं, उसको हम लोगों ने कहा है ऑटोगेमी। एक प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर है, डिफरेंट फ्लावर है, सेम प्लांट है, और एक ही प्लांट के अलग अलग जो पुष्प है उसमें भी परागण की क्रिया होती है, तो वो जीटोनोगेमी कहलाता है। और अलग अलग जो प्लांट है, दोनों पौधे अलग अलग हैं और अलग अलग पौधों के बीच में भी परागण की क्रिया होती है, उसको जेनोगेमी हम कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और तीनों प्रकार की जो डेफिनेशन है ये आपकी एग्जाम में वो पूछ सकते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, वायबिलिटी टेस्ट इज डन बाय। देखिए वायबिलिटी टेस्ट जीवन क्षमता का परीक्षण, बीज की जो सीड की जो वायबिलिटी टेस्टिंग होती है उसकी हम बात करें, बीज की जीवन क्षमता की जांच की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर ऊज टेस्ट, टीजेड टेस्ट, लीजा और नन। साथियों यहाँ पर टीजेड जो टेस्ट है, टेट्राजोलियम टेस्ट, टीजेड टेस्ट को टेट्राजोलियम टेस्ट हम कहते हैं, और ये बीज की जीवन क्षमता का पता लगाने के लिए किया जाने वाला टेस्ट है। तो यहाँ पर द वायबिलिटी ऑफ द सीड इज टेस्टेड बाय टीजेड टेस्ट, ये आपको याद करना है दोस्तों।
हम बात करेंगे ऊज टेस्ट कहाँ किया जाता है, बैक्टीरिया के लिए होता है ऊज टेस्ट, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए ऊज टेस्ट जो है वो किया जाता है। और जो लीजा है इसका संबंध ऑर्गेनिक फार्मिंग से होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग या अगर हम बात करें जैविक खेती की उससे संबंधित होता है ये लीजा। लो इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिसकी हम बात करेंगे वो लीजा जो है उसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग प्रकार के जो टेस्ट हैं इनका संबंध कैसे है। और बीज की जीवन क्षमता का पता लगाने के लिए TZ टेस्ट या टेट्राजोलियम टेस्ट किया जाता है। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों GOT गॉट यानी कि ग्रो आउट टेस्ट। ये GOT जो टेस्ट होता है सीड का, ये काय के लिए किया जाता है। तो जब भी हम बात करते हैं जेनेटिक प्योरिटी, अनुवांशिक शुद्धता का पता लगाने के लिए, टू फाइंड आउट दी जेनेटिक प्योरिटी ऑफ द सीड, बीज की अनुवांशिक शुद्धता का पता लगाने के लिए GOT टेस्ट या ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। तो आपको यहाँ पर GOT टेस्ट या ग्रो आउट जो टेस्ट है उसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप ऑफ द इंडिया। प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप यानी कि भारत की मुख्य अनाज वाली फसल, भारत की मुख्य अनाज वाली फसल कौन सी है। हम यूं भी कह सकते हैं कि भारत का स्टेपल फूड कौन सा है, भारत का स्टेपल फूड किसे कहा गया है या भारत का मुख्य भोजन किसे कहते हैं। ऑप्शन में है व्हीट यानी कि गेहूं, राइस यानी कि चावल, बार्ले यानी कि जौ और सोरगम यानी ज्वार। साथियों यहाँ हमारा आंसर आएगा राइस, ये जो चावल है ये भारतीय जनसंख्या का स्टेपल फूड यानी कि मुख्य भोजन कहलाता है। और भारत ही नहीं विश्व की आबादी की 60% 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन राइस। तो विश्व की आबादी का 60% धान के ऊपर निर्भर करता है, ये भी आपकी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो भारत का जो मुख्य अनाज है वो धान है। एशिया का मुख्य अनाज अगर पूछा जाए तो वो भी धान है। और विश्व की कितनी % आबादी चावल के ऊपर निर्भर, हम बोलेंगे कि चावल जो है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 60% पॉपुलेशन का स्टेपल फूड है। ये आपकी एग्जाम का बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है साथियों। तो आपको यहाँ पर या इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से हम लोग दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको एग्जाम में अगर ध्यान रहता है, एग्जाम में कई बार इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करें नोरिन 10 जीन फ्रॉम जापान इज ए। जापान का जो नोरिन 10 जीन था ये क्या था, ड्वार्फ जीन ऑफ द व्हीट यानी कि गेहूं के बोनेपन का जीन था, ड्वार्फ जीन ऑफ द राइस धान के बोनेपन का जीन था, ड्वार्फ जीन ऑफ द मेज मक्का के अंदर जो बोनापन है उसके लिए जिम्मेदार था, या डिसीज रेसिस्टेंस जीन ऑफ द व्हीट गेहूं में बीमारी प्रतिरोधी जीन था। साथियों नोरिन 10 की हम बात करें जो कि ड्वार्फिंग इफेक्ट इन व्हीट गेहूं के अंदर बोनेपन के लिए जिम्मेदार था। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा ड्वार्फ जीन ऑफ द व्हीट। गेहूं की जो बोनी प्रजातियां हैं उनमें बोनेपन के लिए जिम्मेदार जो जीन है वो नोरिन 10 है। यहाँ पर यदि धान की हम बात करते हैं कि धान में बोनेपन के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है, तो हमारा आंसर होता है कि धान की हम बात करेंगे तो DG वुजेन, ये जो जीन है DG वुजेन ये ड्वार्फिंग इफेक्ट इन पेडी धान में बोनेपन के लिए जिम्मेदार है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा। मेज में हम लोग बोनेपन की बात तो नहीं करेंगे, मेज में ड्वार्फिंग जीन की बात नहीं करेंगे, लेकिन मेज में एमिनो एसिड की बात करें हम लोग, ट्रिप्टोफेन की हम बात करें, लाइसिन की हम बात करें, उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जीन का इस्तेमाल किया गया है। तो मक्का में जो जीन QPM के लिए जिम्मेदार है, QPM क्वालिटी प्रोटीन मेज, कई बार हम इसको HQPM पढ़ते हैं, हाई क्वालिटी प्रोटीन मक्का, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज, इसके लिए OPEC2 जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि नोरिन 10 जीन की हम बात करेंगे ये व्हीट में है, DG वुजेन की हम बात करें वो राइस में है, और OPEC2 जीन की हम बात करें इसका यूज मेज यानी मक्का के अंदर किया गया है। ठीक है साथियों, और इसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने शामिल किए हैं लगभग सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बार बार रिपीट भी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है फर्स्ट डिस्कवर्ड बैक्टीरियल डिसीज ऑफ द प्लांट। पौधे के लिए खोजा गया जीवाणु जनित प्रथम रोग कौन सा था, यानी कि पौधों में होने वाली
जीवाणु के द्वारा पहली बीमारी कौन सी थी? ऑप्शन में फायर ब्लाइट, कैंकर डिसीज, मोको डिसीज और लेट ब्लाइट। साथियों, बैक्टीरिया से होने वाली फर्स्ट प्लांट डिसीज का नाम था फायर ब्लाइट और ये एप्पल में होती है। तो एप्पल और पियर की हम बात करें तो उसका जो फायर ब्लाइट है ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और ये पहली बैक्टीरियल डिसीज थी। बाकी हम बात करें कैंकर जो कि सिट्रस यानी कि नींबू वर्गीय फलों में होता है। मोको की हम बात करें ये बनाना की डिसीज है, केले में होती है मोको डिसीज। और लेट ब्लाइट की हम बात करें तो पोटैटो, आलू। और जो लेट ब्लाइट है ये वही डिसीज है पछेती अंगमारी जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस नामक फंगस से होती है और आयरिश फेमाइन या आयरलैंड के अकाल के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि बैक्टीरिया से होने वाली प्लांट डिसीज सबसे पहली कौन सी थी, तो हम बोलेंगे वो फायर ब्लाइट थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। और फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ द कॉटन वाज डेवलप्ड इन, कपास का प्रथम संकर कहाँ पर विकसित किया गया? इंडिया, चाइना, यूएसए और जापान। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और विश्व में पहली बार संकर कपास का विकास भारत के अंदर किया गया था 1970 में। और साइंटिस्ट का नाम भी यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, तो डॉक्टर सी टी पटेल ने गुजरात में इसको विकसित किया था और फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ द कॉटन उसका नाम था H4। तो साथियों यहाँ पर विश्व के अंदर सबसे पहले संकर कपास का विकास भारत के अंदर किया गया था सन 1970 में गुजरात के अंदर। और साइंटिस्ट का नाम भी आपको याद रखना है, सी.टी. पटेल। और फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सी थी? H4 जो थी वो फर्स्ट हाइब्रिड था कॉटन के अंदर, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें। लूज स्मट डिसीज ऑफ द व्हीट इज कंट्रोल्ड बाय, गेहूं का ढीला कंडवा जो रोग है उसका नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है? लूज स्मट ऑफ द व्हीट, ऑप्शन में मेलाथियान, बोर्डेक्स मिक्सचर, विटावेक्स और रिडोमिल। साथियों हम बात करें लूज स्मट ऑफ द व्हीट, और जब भी हम बात करें कि जहां हम लोग गेहूं के लूज स्मट की बात करते हैं, ये एक प्रकार का इंटरनली सीड बोर्न डिसीज होता है। इंटरनली सीड बोर्न डिसीज यानी कि आंतरिक बीज जनित रोग होता है। और जितने भी आंतरिक बीज जनित रोग होते हैं, सीड बोर्न जो डिसीज होती है, उनके कंट्रोल करने के लिए हम लोग सिस्टेमिक फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो सिस्टेमिक फंगीसाइड या स्थानांतरित कवकनाशी की हम बात करें तो यहाँ पर हमारा आंसर आना चाहिए विटावेक्स, क्योंकि एक सिस्टेमिक फंगीसाइड है और इसका इस्तेमाल अक्सर इंटरनली सीड बोर्न डिसीज के लिए कंट्रोल के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आंतरिक बीज जनित अगर कोई रोग है तो उसके लिए स्थानांतरित कवकनाशी या सिस्टेमिक फंगीसाइड का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा विटावेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ओरिजिन प्लेस ऑफ द मेज, मक्का का उत्पत्ति स्थान क्या है? बेसिक क्वेश्चन है। इंडिया, मेक्सिको, चाइना और पेरू। साथियों मक्का की उत्पत्ति मेक्सिको में मानी जाती है। तो मक्का का जो उत्पत्ति स्थान है, मक्का जिसको बैकबोन ऑफ अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, या मक्का की हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम लोग कॉर्न भी कहते हैं और इसकी उत्पत्ति मेक्सिको में मानी जाती है। और जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं, जितनी भी सीरियल क्रॉप है, मक्का के अलावा हम बात करें गेहूं की, धान की, ज्वार बाजरा की बात करें, पर यूनिट प्रोडक्शन की हम बात करें, प्रति इकाई उत्पादन की बात करें तो अनाज वाली फसलों में सबसे अधिक उत्पादकता जो है वो मेज की होती है। मेज ट्रिपल सीजन क्रॉप के नाम से जानी जाती है। साल भर में हम इसको 3 बार लगा सकते हैं, रबी में, खरीफ में और जायद में भी लगा सकते हैं। और ये इंसानों के अलावा पशुओं के चारे के रूप में भी लगाई जाती है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मक्का है इसके ऊपर बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अजोटोबैक्टर फिक्सेस नाइट्रोजन एज, ये जो अजोटोबैक्टर बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस प्रकार से करता है? सिम्बायोटिकली यानी कि सहजीवी के रूप में, नॉन सिम्बायोटिकली यानी कि असहजीवी के रूप में, बोथ ऑफ ऑप्शन यानी कि उपरोक्त दोनों, या कोई नहीं। साथियों अजोटोबैक्टर का इस्तेमाल गेहूं के अंदर किया जाता है, या नॉन लेग्यूम जो क्रॉप होती है
उसके अंदर किया जाता है। तो ये हमारी नॉन लेग्यूम क्रॉप और स्पेशली ग्रासेस, घासों की हम बात करें, सीरियल क्रॉप, अनाज की हम बात करें, गेहूं के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। फ्री लिविंग की बात करें यानी कि स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया है। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा नॉन सिम्बायोटिकली, यानी कि ये स्वतंत्र रूप से रह करके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। सिम्बायोटिक की हम बात करें तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, जो कि पल्सेस की नूडल्स में होता है, दाल वाली फसलों की ग्रंथियों में होता है, वो सहजीवी बैक्टीरिया होता है, लेकिन ये असहजीवी या स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारे अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ब्रेग एंड क्लार्क 63 आर दी वैरायटी ऑफ। ब्रेग और क्लार्क 63 किसकी वैरायटियां हैं? ओट यानी कि जई, ग्राम यानी चना, सोरगम यानी कि ज्वार, और सोयाबीन। साथियों ब्रेग और क्लार्क ये सोयाबीन की वैरायटियां हैं। गोल्ड ऑफ अमेरिका, अमेरिका का सोना कौन? सोयाबीन, इसकी ये वैरायटियां हैं। और हम इंडिया की हम बात करें तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सोयाबीन का जो गढ़ है, फोर्ट ऑफ दी सोयाबीन, वो हमारा एमपी है। और एमपी में तो हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ की जो पॉपुलर वैरायटियाँ हैं, जिसमें NRC 7 हम बात करें, NRC 7 के अलावा JS 335 है ना, और अभी वर्तमान की हम बात करें तो 95, 60 अलग अलग प्रकार की बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। लेकिन कुछ इंट्रोड्यूस वैरायटियाँ हैं जो भारत में बाहर से लाई गई है, उसमें आती है ब्रेग, हार्डी, ली, क्लार्क। ये जो वैरायटियाँ हैं ये हमारे देश में बाहर से बुलाई गई है, तो इनको हम लोग इंट्रोड्यूस वैरायटी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सोयाबीन की जो वैरायटियाँ हैं ये इंट्रोड्यूस वैरायटियाँ हैं। इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी का मतलब है बाहर से बुलाई गई किस्में जो हमारे देश की नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े, और क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, प्रैक्टिस एडॉप्टेड इन बहार ट्रीटमेंट। बहार ट्रीटमेंट यानी कि बहार उपचार, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं अपनाई जाती है? बहार उपचार, बहार ट्रीटमेंट, जो कि अमरूद, गुआवा के अंदर सबसे अधिक प्रैक्टिस किया जाता है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि अमरूद के अलावा नींबू में यानी कि सिट्रस में, और पोमोग्रेनेट यानी कि अनार में, ये 3 ऐसे फल हैं, नींबू, अनार और इधर अमरूद, जिसमें साल भर में 3 बार बहार आ जाती है। जिसमें से अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार इनके नाम होते हैं। तो हमें कई बार अम्बे बहार जो कि गर्मी के मौसम में आ जाती है, मार्च अप्रैल में आ जाती है, उस अम्बे बहार के फूलों को अवॉइड करना पड़ता है, हम उसका परित्याग कर देते हैं, ताकि जो मृग बहार बाद में जो आएगी बारिश में, वो उसका उत्पादन काफ़ी अच्छा आए। इसलिए हम लोग कई बार अम्बे बहार को अवॉइड कर देते हैं, और जब बहार का हम त्याग कर देते हैं उसको बहार उपचार या बहार ट्रीटमेंट कहते हैं। और बहार उपचार में क्या करते हैं? सिंचाई को रोक देते हैं, स्टॉप इरिगेशन, स्टेम एंड रूट कटिंग यानी कि कृंतन की क्रिया कर देते हैं जड़ों में और तने में, और NaA नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड, ये ऑक्सीन का एग्जाम्पल है दोस्तों, इसका स्प्रे कर देते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा कि उपरोक्त सभी क्रियाएं जो हैं ये बहार उपचार में की जाती है। बहार उपचार या बहार ट्रीटमेंट में सिंचाई रोक देना, तने और जड़ की कटिंग कर देना, और ऑक्सीन हार्मोन NaA का स्प्रे करके फूल को जो है वो फ्लावर ड्रॉप करवाया जाता है, ताकि वो जो अम्बे बहार के अंदर जितने भी हमारी फ्लावरिंग हुई थी उसको अगली वाली जो बहार है, मृग बहार, उसमें शिफ्ट किया जा सके। तो सारी क्रियाएं बहार उपचार में की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। हेल्दी फ्रूट इज, हेल्दी फ्रूट यानी कि इन फलों में सबसे अधिक निरोगी फल किसे कहा गया है? आम भी है ऑप्शन में, आंवला भी है, एप्पल की हम बात करें, और इधर पीच, आड़ूचा की हम बात करें। साथियों हेल्दी फ्रूट में यहाँ हमारा आंसर आएगा आंवला। ऐसा कहा गया है कि आंवला और नींबू ये हमारी हेल्थ के हिसाब से बहुत ही अच्छे फल माने गए हैं। तो यहाँ पर हमारी डाइट में आंवला और नींबू निश्चित रूप से होना चाहिए। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा कि निरोगी फलों में हम किसको बोलेंगे? तो आंवला जो है, जो कि विटामिन C का बहुत अच्छा स्रोत भी है, इसको निरोगी फल कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ें, और क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, येलो कलर ऑफ द ओनियन इज ड्यू टू विच पिगमेंट? प्याज का जो पीला रंग है वो कौन से वर्णक के कारण होता है, कौन से पिगमेंट के कारण होता है? ऑप्शन में एंथोसाइनिन, क्यूरसेटिन, लाइकोपिन और नन यानी कि कोई नहीं। साथियों क्वेश्चन बड़ा बेसिक है और एग्जाम में कई बार रिपीट भी हुआ है
यहाँ पर हम बात करें कि प्याज का जो पीला रंग है वो क्यूरसेटिन की वजह से होता है। तो ओनियन का जो कलर है येलो कलर वो क्यूरसेटिन की वजह से होता है। एंथोसाइनिन एक ऐसा पिगमेंट है जो वाटर सोल्यूबल होता है। ये वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है, जल में घुलनशील वर्णक है। और यदि हम बात करें कि हम लोग जामुन खाते हैं, अभी जो सीजन चल रहा है वो जामुन को चल रहा है, हम यदि जामुन खा रहे हैं और जामुन का कलर हमारी टंग के ऊपर, हमारी जिह्वा के ऊपर आ जाता है, तो समझ लीजिए कि वे सारे फल जिनका कलर पानी में घुल जाता है उन सब में एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। गेंदे के फूल की हम बात करें, है ना, मेरीगोल्ड के फ्लावर की हम बात करें, उसका पीला जो कलर है वो भी पानी के अंदर घुल जाता है। तो जो कलर पानी में घुल जाता है, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट की हम बात करें तो वो एंथोसाइनिन है। और लाइकोपिन जो है ये टमाटर में लाल रंग के लिए, रेड कलर ऑफ द टोमेटो इज ड्यू टू लाइकोपिन पिगमेंट। तो लाइकोपिन जो है ये टमाटर के अंदर पाया जाता है और टमाटर के लाल रंग के लिए जिम्मेदार है। और यही एंटी कैंसर कंपाउंड भी टोमेटो के अंदर कहलाता है। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े और हमारा अगला क्वेश्चन है, ओल्ड अनप्रोडक्टिव प्लांट कैन चेंज इन प्रोडक्टिव प्लांट बाय विच मेथड। यानी कि पुराने अनुत्पादक पौधों को यदि उत्पादक पौधे में हम बदलना चाहते हैं तो किस विधि के द्वारा बदल सकते हैं। देखिए, इस क्रिया को हम बोल सकते हैं रिजुविनेशन। इस क्रिया को हम लोग पुनर्यौवन भी कह सकते हैं या रिजुविनेशन भी कह सकते हैं। और इस क्रिया के अंदर पुराने अनुत्पादक पौधे से अच्छा फलन लेने के लिए उसको उत्पादक पौधे में कन्वर्ट किया जाता है, या हम यूँ कह सकते हैं पुरानी लोकल जो वैरायटी है उसको इम्प्रूव्ड वैरायटी में चेंज किया जाता है। और इसके लिए टॉप वर्किंग की जो प्रैक्टिस है ये अपनाई जाती है। टॉप वर्किंग, जिसको हिंदी में शीर्ष उपरोपण कहते हैं, नाम से स्पष्ट है। टॉप वर्किंग यानी कि ऊपर वाले हिस्से पे कुछ क्रियाएं की जाती है। ऊपर वाले पौधे के जो ऊपरी भाग होते हैं, पुरानी जो किस्म है, अनप्रोडक्टिव जो वैरायटी है हमारी, उसमें शीर्ष भागों में हम लोग ग्राफ्टिंग के माध्यम से लेटेस्ट या इम्प्रूव्ड वैरायटी जो है वो ग्राफ्टिंग के माध्यम से वहाँ पे लगा देते हैं। तो बहुत ही कम समय में जो पुराना पौधा है वो नए पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर पुराने पौधे को नए पौधे में या अनुत्पादक पौधे को उत्पादक पौधे में बदलने के लिए हम लोग टॉप वर्किंग जो है ये प्रैक्टिस में लाते हैं। आइए हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसकी हम बात करें। ये क्वेश्चन क्या कहता है, फ्लेम पेलिंग इज एडप्टेड इन। फ्लेम पेलिंग की जो क्रिया है ये इनमें से किसके अंदर अपनाई जाती है। कैरेट, पी यानी कि मटर, ओनियन यानी कि प्याज और पोटैटो आलू। देखिए दोस्तों, फ्लेम पीलिंग में पहले हम समझेंगे पीलिंग का मतलब क्या होता है। पीलिंग में भी PEEL, पील का मतलब क्या होता है। पील यानी कि छिलका, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द फ्रूट, फलों का सबसे बाहर का जो छिलका होता है उसको हम लोग पील कहते हैं। और छिलके को हटाने की क्रिया पीलिंग कहलाती है। तो पीलिंग का मतलब क्या हुआ, छिलके को हटाना या छिलके को निकालना। अब यहाँ पर दिया है फ्लेम पीलिंग यानी कि ज्वाला के द्वारा आग लगा करके हम लोग फ्लेम के माध्यम से कौन से फल के छिलके को निकालते हैं। अब यहाँ ऑप्शन में सब्जियां हैं, कैरेट, गाजर की बात करें, मटर, आलू और प्याज की। तो साथियों यहाँ पर फ्लेम पीलिंग जो है ये ओनियन यानी कि प्याज के अंदर प्रैक्टिस की जाती है। तो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर आएगा कि फ्लेम पीलिंग कहाँ करेंगे, तो प्याज के अंदर या गार्लिक, लहसुन जो होता है इसके अंदर फ्लेम पीलिंग की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन है, हिबिस्कस रोजा चाइनेंसिस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ। हिबिस्कस रोजा चाइनेंसिस कौन से पौधे का वानस्पतिक नाम है। चाइना रोज, केना रोज और मालती। साथियों ये जो वानस्पतिक नाम यहाँ पर पूछा गया है ये गुड़हल का वानस्पतिक नाम है और गुड़हल को ही चाइना रोज कहा जाता है। तो गुड़हल, जिसको चाइना रोज भी कहते हैं, जो कि मालवेसी परिवार का आता है। तो मालवेसी परिवार का जो पुष्प है चाइना रोज, उसका ये बोटनिकल नेम है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चाइना रोज और रोज में क्या डिफरेंस है ना। तो यहाँ हमें ये दिमाग नहीं लगाना है कि रोज यानी कि गुलाब और चाइना रोज मतलब चीन का गुलाब, ऐसा नहीं कहना है। रोज रोजेसी परिवार में आता है, चाइना रोज जो है ये मालवेसी परिवार में आता है। तो यहाँ पर चाइना रोज को हिंदी में गुड़हल कहा जाता है और उसी का वानस्पतिक नाम यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इन व्हीट प्रोडक्शन। विश्व में भारत का गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है ना। गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से वर्ल्ड में हम लोग कौन सी पोजीशन पर आते हैं साथियों। गेहूं के उत्पादन में इंडिया की हम बात करें तो सेकंड पोजीशन होती है। प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं ना, उत्पादन में, जबकि चाइना जो है वो प्रथम स्थान पर आता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उत्पादन की। प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 है, इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, व्हीट की हम बात करें। लेकिन अगर यहाँ पर एरिया की बात की जाती, क्षेत्रफल की बात की जाती, तो एरिया में इंडिया नंबर 1 है और चाइना जो है वो सेकंड पोजीशन पे आता है। तो क्षेत्रफल के मामले में देखा जाए तो गेहूं के क्षेत्रफल में भारत प्रथम स्थान पर आएगा, चाइना जो है वो दूसरे स्थान पर आएगा। लेकिन गेहूं के उत्पादन की बात जब की जा रही है तो भारत का जो दूसरा स्थान है और जो चीन है वो प्रथम स्थान पर आता है। साथियों, इस प्रकार से ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे, सुपर 20 की हम बात कर रहे हैं। और ये पार्ट 5 में हम लोगों ने आज के जो 20 क्वेश्चन शामिल किए हैं, ये लगभग सारे ही क्वेश्चन आपके पुराने जो पेपर हैं, पुराने जो एग्जाम हुई है वहाँ से लिए गए थे। उम्मीद करता हूँ इस प्रकार का जो पैटर्न हम लोग चला रहे हैं ये आपको पसंद आ रहा होगा। और कुछ बच्चों की जो विशेष डिमांड थी, सर हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, उन्हीं के लिए हम लोगों ने ये स्पेशल प्रैक्टिस सीरीज जो स्टार्ट की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 6 जो है वो लेकर के आने वाले हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।